काट रहे प्रसन्न। अच्छा, नमस्कार आप सभी को। आज 26 जुलाई अर्थात करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मित्र मेला वेलफेयर सोसाइटी एवं नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार में मैं आप सभी का प्रसन्न कुमार शुक्ला हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जुलाई जो है करगिल विजय दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे साथ करगिल की गाथा को सुनाने के लिए उपस्थित हैं कर्नल निखिल दीवान जी। नमस्कार सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले कि मैं आप सभी को वक्ता से अवगत कराऊं, मैं आपको मित्र मेला वेलफेयर सोसाइटी के बारे में एक बार बताना चाहता हूं। मित्र मेला वेलफेयर सोसाइटी पिछले 4 वर्षों से शैक्षिक, सामाजिक एवं बौद्धिक नेतृत्व के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है। शासन और प्रशासन के विभिन्न आयामों के माध्यम से मित्र मेला सोसाइटी पूरे प्रदेश में जन जन तक आज पहुंच चुकी है। लगभग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स, छात्र छात्राएं, वरिष्ठ नागरिक, पूरे देश भर से जुड़े हुए ऐसे प्रबुद्ध नागरिक का समय समय पर हमारे बीच मार्गदर्शन मिलता रहता है। मित्र मेला का जो एक ध्येय है कि समाज में एक ऐसी सोच का, ऐसी बौद्धिकता का निर्माण करना जो आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक प्रेरित कर सके। इसी दिशा में आप सभी को पता है कि विगत मार्च महीने से हम सब अपने अपने घरों में हैं। मित्र मेला वेलफेयर सोसाइटी एवं पूरी टीम ने मिलकर के एक विशेष अभियान चलाया, जिसको हमने नाम दिया वॉइस ऑफ यूथ। इस वॉइस ऑफ यूथ के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में हम ऐसे विभिन्न विषयों को, विभिन्न प्रबुद्ध जनों को और समाज में जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों को, चाहे वह झाबुआ के आदिवासी अंचल में सामाजिकता का अलख जगा रहे शिवगंगा के लोग हों, चाहे वह इस कोविड काल में कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे पुलिस प्रशासन एवं छात्रों की वॉलंटियर के रूप में टीम हो, चाहे वह हमें चीन के विवाद को समझना हो या फिर हमें अवसाद जैसे विषयों को समझना हो, ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर के हम वॉइस ऑफ यूथ के माध्यम से आप सभी के बीच आए। इसी कड़ी में आज हम यह करगिल विजय दिवस, जो कि 3 महीने तक चले युद्ध के बाद आज 26 जुलाई के दिन हमारी सेना को विजय प्राप्त हुई थी, उसके उपलक्ष्य में जिसमें हम लोग आज यह वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी को व्यतीत होगा कि करगिल विजय दिवस में यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, तो वह करगिल युद्ध माना जाता है। और इस कारगिल के युद्ध में हमारे 527 जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनका नाम आज भी अमर है। ऐसे जवानों की गाथा और हम युवाओं का इसमें क्या, आज के युवाओं का हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ कर्नल निखिल दीवान जी मौजूद हैं। मैं सर का परिचय देता हूं, इसके बाद वेबिनार का यह स्क्रीन मैं सर को सौंपूंगा। कर्नल निखिल दीवान जी हैं, जिन्होंने 24 साल तक सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। आप सोमालिया समेत देश के विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में, सैन्य स्थलों पर रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद हम देखते हैं कि आज हमसे जितने भी सैनिक, पूर्व सैनिक जुड़ते हैं, यह जज्बा होता है कि सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जिम्मेदारी और वह अच्छे से निभाते हैं। इसी कड़ी में कर्नल निखिल दीवान जी ने सेवानिवृत्त के बाद रक्षा क्षेत्र में करियर मार्गदर्शन का काम किया है और इस क्षेत्र में काम करते हुए निक एकेडमी, जो कि सर के द्वारा संचालित की जाती है इंदौर शहर में, इसके माध्यम से सर ने अब तक 263 ऐसे अवसर दिए हैं जो देश और विदेश में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम अभिभूत हैं कि आज एक ऐसी बड़ी हस्ती कर्नल निखिल दीवान जी के रूप में हमारे बीच जुड़ी है, जो सभी आप सभी का मार्गदर्शन करेगी। मैं बिना विलंब किए सर से अनुरोध करता हूं कि कारगिल युद्ध की गाथा एवं वर्तमान में हम युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है
सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं की सेना को मनोबल प्रदान करने में इस विषय पे हम सभी का मार्गदर्शन करें। कर्नल निखिल दीवान जी। जय हिंद। आप सब लोग को तहे दिल से इस कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस कारगिल युद्ध में चार परमवीर चक्र बता रहे हैं 1965 में, उन सब में की है। कारगिल का जो इलाका है वो बहुत ही दुर्गम और बहुत ऊंची पहाड़ी वाला इलाका है और 1947 में भी इसके ऊपर काफी लड़ाई हुई थी, 71 में भी हुई थी। कारगिल से H1 अल्फा एक मेन रोड जाता है जो कि लेह से कनेक्ट होता है और ये चूंकि सबसे छोटा रोड है जिससे कि हम लेह पहुंच सकते हैं, तो इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। जबकि दूसरा रोड मनाली, रोहतांग पास और लाहौल स्पीति से होके भी लेह में जाता है, पर वो बहुत लंबा पड़ता है। युद्ध लड़ा गया उसमें 3 मई को सबसे पहले पाकिस्तानियों को वहां पर देखा है। अब वो पाकिस्तानी उस समय आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं थे, पर बाद में जब उन्हें मारा गया और उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल के पूरे विश्व को दिखाए गए, तो ये जरूर हुआ कि वो लोग पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के थे। तो 5 मई को तुरंत एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई जो कि फिर एक वीर योद्धा कैप्टन सौरभ कालिया लेकर गया उस इलाके को देखने के लिए। पाकिस्तान आर्मी के उन लोगों ने उसे मारा गया जो कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए नहीं करता है, वो सारी कार्रवाई के नाते हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, इज्जत करते हैं, भले ही हमने उसे गिराया हो। एग्जाम्पल, हमने जब 1971 की लड़ाई में ऑलमोस्ट 93,000 प्रिजनर्स को पाकिस्तान आर्मी के रखा था, तो उनको पीओडब्ल्यू के तौर पे और एक सैनिक के तौर पे सारी सुविधाएं मुहैया कराई थी। पर पाकिस्तान कभी भी इस तरह से एक मिलिट्री लेवल पे इज्जत नहीं देता है और हमने कैप्टन सौरभ कालिया और 4 और जवानों को बहुत बुरी तरह से खोया था पहली पेट्रोलिंग में। 9 मई को पाकिस्तान ने शेलिंग चालू की। अब ये जो है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां पर शेलिंग बहुत नॉर्मल होती है, चलती रहती है, जैसे आजकल भी चल रही है। 1999 में हमारा जो अम्यूनिशन डंप था कारगिल में, उसको काफी नुकसान पहुंचा।
तो 10 मई को फिर से काफी सारे के जबान पे ये आ गए हैं, कभी सुने भी नहीं थे, या जैसे आज तक गलवान या पैगाम लोग, तो वहां पर 10 मई को इंट्रूडर्स देखे गए, तो इंडियन आर्मी ने तुरंत ऑपरेशंस लॉन्च करना चालू किया। अब आप देखिए कि दुश्मन ऊंचाइयों के ऊपर बैठा हुआ है और हमारी सेना ने नीचे से चढ़ के उनके ऊपर हमला करना है। तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों कि आप नीचे से चढ़ते हुए जब आपके ऊपर गोलियों की एक्चुअल में बौछार जिसे कहते हैं वो आ रही है, तब आप चढ़ के इमीडिएटली किसी बंकर को या किसी पॉइंट को आप काबू में या कब्जे में ला सके। 26 मई को एयरफोर्स को भी लॉन्च किया गया, जो कि ऑपरेशन सफेद सागर था, और 27 मई को जब मिग 21 के ऊपर मिसाइल से लॉन्च हुआ और वो मिग 21 गिर गया, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान ऑफ वॉर के तौर पे कैप्चर कर लिया था, जो कि बाद में छूट के आए थे। इसके बाद में 6 जून को फिर से अटैक्स चालू हुए और काफी सारी भारतीय सेना मोबिलाइज हुई। हम लोग उस टाइम राजस्थान सेक्टर में थे, तो हम राजस्थान सेक्टर में तुरंत मोबिलाइज हुए और साथ में जो कारगिल का एरिया में जो युद्ध चल रहे थे उसकी भी हम मिनट मिनट की जानकारी रख रहे थे और अपने जवानों कारगिल के इलाके में भेजे गए। अब आप देखिए कि वो इलाके इतने बड़े नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रुप्स को भी वहां पर हम स्टेशन कर सकते हैं। तो बटालियन सेक्टर में हमें एक जीत हासिल हुई। उस जीत को देखते हुए परवेज मुशर्रफ एकदम चाइना की तरफ भागे और उनकी जो बातचीत चाइनीज प्रीमियर के साथ में हुई थी, वो रिकॉर्डिंग हमने मतलब भारतवर्ष ने पूरे विश्व को सुनाई और तब विश्व को और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को भी ज्ञात हुआ कि बात कुछ आगे बढ़ रही है, ये कोई लोकलाइज्ड बैटल सिर्फ कारगिल एरिया में नहीं है। 13 जून को तोलोलन के ऊपर हमने कैप्चर किया। फिर 15 जून को एक बहुत बड़ा वाकया जो इंटरनेशनल तौर पे हुआ, वो था कि मिस्टर क्लिंटन ने मिस्टर नवाज शरीफ को बहुत बुरी तरह से धमकाया था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या जो न्यूक्लियर बॉम्ब रहता है वो उन्होंने बॉर्डर्स की तरफ बढ़ाना चालू कर दिए थे। तो देशों में एक पूरी तरह से युद्ध के तौर पर ही होता है और साथ ही न्यूक्लियर वॉर का यह है कि ये हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान आ जाए। इसी बीच जो बे ऑफ बंगाल से ईस्टर्न हमारी नेवल फ्लीट है उसको भी मूव किया गया, जिससे कि हम कराची जो उनका बंदरगाह है और उस समय एक ही अकेला बंदरगाह, तब नवाज शरीफ ने अनाउंस किया कि उनके पास में सिर्फ 6 दिन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और वो इतना बड़ा युद्ध कैसे करेंगे। इस दौरान काफी सारे बैटल्स पूरे कारगिल क्षेत्र में चलती रही। जिनको कि विश्व के सबसे ऊंचे बहादुरी पदक से संवारा गया। उन्होंने पहले तो अटैक किया था पॉइंट 5140 और जब वो पीक 4875, अभी पॉइंट 5140 और 4875 ये एक्चुअली उस इलाके की हाइट है। तो इसको इन मीटर्स को अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई है और काफी ऊंची चढ़ाई होती है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने उनके थर्ड अटेम्प्ट में जब पॉइंट पीक 4875 को कैप्चर किया, तो उसमें वो ऑलमोस्ट गुत्थम गुत्था की लड़ाई में, जिसको कि क्लोज क्वार्टर बैटल कहा जाता है, उसमें वो वीर गति प्राप्त हुए। वहीं अगर जब ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, जो कि 18 ग्रेनेडियर्स एक बटालियन है, बहुत अच्छी बटालियन है,
उन्होंने 16,500 फीट के ऊपर अपने ट्रुप्स के साथ में टाइगर हिल के ऊपर कैप्चर करने के लिए जब वो गए, तब तक उन्हें बहुत ज्यादा गोलियां लग चुकी थी। उसके इस भारतीय सेना के बहादुर जवान ने काफी गोलियां लगने के बाद भी 2 बंकर्स को कैप्चर किया और ये आज भी हमारे बीच हैं और इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कैप्टन विक्रम पांडे जो कि 111 गोरखा राइफल्स से थे, मेरी भी पुरानी बटालियन गोरखास ही है और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा है कि गोरखास आर द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, बट ऐसा नहीं है। इस पूरी लड़ाई में JNK राइफल्स, 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूत, सभी बटालियन ने उतनी ही बहादुरी दिखाई है और कैप्टन पांडे ने न सिर्फ जगुआर टॉप को कैप्चर किया बल्कि खालूबार हिल को भी कैप्चर किया और फिर वो वहां पर शहीद हुए। 4 परमवीर चक्र में से आज सिपाही योगेंद्र सिंह जो कि अब ऑनररी कैप्टन की रैंक पर हैं, वही सिर्फ एक जीवित परमवीर चक्र विजेता है सूबेदार मेजर बाना के बाद में। अब ये जो लड़ाई है ये हमने बहुत नजदीक से देखी और आज की जो पीढ़ी है उसके लिए ये एक बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत बना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। उसके ऊपर जाने के पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और वो है कमांडर उत्पल दत्ता। कमांडर उत्पल दत्ता इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं और वो उस समय इंडियन आर्मी के साथ में मेरठ में अटैचमेंट में थे और उन्हें भी कारगिल और बटालियन सेक्टर में अपने हेलीकॉप्टर से रसद पहुंचाना और काफी सारे उनको टास्क दिए गए और वो एक नेवल ऑफिसर इस कारगिल युद्ध में बने जिनको कि नौसेना मेडल से नवाजा गया था। तो ये कि इस आर्मी ने ही पार्टिसिपेट किया है। ये पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ने ही साथ में मिलजुल करके सिंक्रोनाइज्ड वे में अटैक्स किए हैं और कारगिल का जो क्षेत्र है बड़ा दुर्गम सा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उस क्षेत्र को वापस भारत को ला के दिया है। इन योद्धाओं की वीर गाथाएं तो अब हर व्यक्ति के जुबान पर है और अभी जब उड़ी में अटैक हुआ था फिर उसके ऊपर वो उड़ी पिक्चर भी बनी थी जिसमें हाउ इज द जोश, ये वाक्य बहुत एक कैप्चर में आया था उस पिक्चर के बाद में, मूवी के बाद में। हम लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो हम होश लेके जाते हैं। जोश लड़ाई में जाने के पहले होता है और जब लड़ते हैं तो होश के साथ में लड़ना पड़ता है। जैसे मैं JNK में पोस्टेड था, हम लोग जब भी मिलिटेंट्स के साथ में फायर फाइट होती थी तो पूरे होशो हवास में हमें गोलियां चलाना पड़ती थी क्योंकि जोश में हो सकता है कि कोई गलत डिसीजन हो जाए और हमारा कोई साथी हताहत हो जाए। तो हाउ इज द जोश नहीं, हाउ इज द होश आप रखिए। एक विश्वास और रखिए कि भारतीय सेनाएं, तीनों सेनाएं, भले ही आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आज आपके साथ है, 1947 से आपके साथ है, आने वाले भविष्य में भी आपके साथ हमेशा ही रहेगी। भले ही हमारे देश में अगर बाढ़ भी आ जाती है तो सेनाओं को बुलाया जाता है, बनाना है तो सेनाओं को बुलाया जाता है। इवन ओलंपिक मेडल्स भी भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने जीते हुए हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, ये सेना जो है ये पूरा इकोसिस्टम है जो कि हर फील्ड में पारंगत या एक्सपर्ट होता है।
जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीता है। तो उन्होंने शूटिंग में अपनी काबिलियत हासिल की है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको भी हर फील्ड में पारंगत, हर फील्ड में एटलीस्ट एक अच्छे लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। और आज हम शहीदों की बात जरूर कर रहे हैं, हम उनके सामने सिर न झुका के, सिर उठा के अगर हम उन्हें जय हिंद बोलेंगे, तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा, उनके परिवार को ज्यादा अच्छा लगेगा। उसी तरह से मैं भी आपको जय हिंद बोलना चाहूंगा। जिस दिन आप सेना में आएंगे, तो आप एक उस परिवार का अहम हिस्सा बनते हैं, जो कि बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि अभी भी तीनों सेनाओं के अंग में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, बहादुरी तो है ही, उसी की वजह से तो सिलेक्ट होते हैं, और किसी भी टास्क को दिए हुए समय से पहले करने की काबिलियत होती है। 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस मनाते आए हैं। उनकी लड़ाई का भी हम बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? इसको सेलिब्रेशन या एक आयोजन के तौर पे इसलिए किया जाता है कि जो ये जिन्होंने ये सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है, वो आज भी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। तो हम कोई दुख मनाकर उनके ऊपर नहीं कभी इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये भी होता है कि अगर दुख मनाने लगेंगे, तो पूरी बटालियन, जैसे जब कैप्टन मनोज पांडे ने वीर गति में चली जाती और बाकी बटालियन फिर लड़ नहीं पाती है, तो हम उनके इस वीर गति को साथ में, सैल्यूट के साथ में और जज्बे के साथ में हम लोग अपने जवानों को सिखाते हैं कि यस, अगर वो कर सके हैं, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि हमारे लिए सेनाओं में 3 एन का बहुत, एन मतलब जो अल्फाबेट है, एन, नाम, नमक और निशान। नाम अगर मैं बोलूं, तो खुद का नाम रोशन करना है, आपका हिस्सा इस देश का नाम हर जगह रोशन करना है। क्यों है? उस देश का खाया है वो निशान जो आपकी रेजिमेंट का है, उसे इतना ऊपर तक ले जाना है कि तोलोलिंग जैसी जो सबसे ऊंची जगह है, उसके ऊपर देश का झंडा फहराया जा सके। तो ये नाम, ये नमक, ये निशान हम लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जोश दिलाने वाली चीज है, क्योंकि हर बार हम जब किसी भी चीज की बात करते हैं कि ये निशान सबसे ऊपर जाएगा, और जाता रहा है, तो जाएगा। अब अगर किसी के कोई सवाल हैं, तो आप पूछ सकते हैं।
जय हिंद सर। सर आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज आ पा रही है आपको? मेरे ख्याल से कि जो आप कोई क्वेश्चंस जी 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 पूछना सर। चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, तत्पर हूं आपके। सर वर्तमान समय में पूरे युवा जो वर्ग है, सर्वाधिक युवा भारत में है। तो सर्वाधिक युवा जब भारत फिर से कारगिल के उन योद्धाओं के प्रति अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बात आप तक पहुंचाने के लिए ये इतना अच्छा कार्य किया। अगर मेरे ख्याल से कुणाल, आप प्रश्न दोहरा सकते हैं? जी सर, सर्वाधिक युवा भारत में है, तो उस युवा की वर्तमान में भूमिका क्या होगी के लिए एक श्रेष्ठ भारत, जिस प्रकार से संपूर्ण भारत ने योगदान दिया था मैं आज कोरोना काल चल रहा है, युवा की भूमिका क्या होगी? इन युवाओं के लिए अगर मैंने समझा है तो मैं ये कहूंगा कि जाति धर्म इन सब से ऊपर कर देश को सर्वोपरि रखें, जिससे कि आप खुद जब डेवलप होंगे तो देश भी डेवलप होगा। और इसी युवा पीढ़ी से अब ये उम्मीद है कि 21वीं सदी के भारत को ये एक डेवलप्ड नेशन जरूर बनाएंगे। जी सर, अंत में आप हमारे दर्शक जो युवा साथी हैं एक बार फिर दोहराइए जरा कुणाल जी। सर आप हमारे देश के जो हमारे आज के जो दर्शक हैं, क्या संदेश? आपके प्रश्न का जो बाद वाला हिस्सा है सिर्फ वो रिपीट करिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को? हाँ, वही संदेश मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि भारत का युवा है जो 21वीं सदी में भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाएगा। और वो डेवलप्ड नेशन तब बनाएगा जब वो जाति धर्म इन सब से परे हटकर देश को अपने गले से लगाकर आगे बढ़े। और हमें और आपको सबको ये उम्मीद है कि ये युवा जरूर ही एक अच्छी राह पर चलकर हमें एक ऐसा भारत देंगे जिसके ऊपर कि हमें फिर से गर्व होने लगेगा और वो सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर आज आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो आपने घटना कारगिल की हमें बताई है, निश्चित तौर पर आज के युवाओं को दिशा देगा और एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, नए भारत के निर्माण में आज प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमें दिया। निश्चित तौर पर मार्गदर्शन हमें दिशा देगा। आज मैं आप सभी जो दर्शक देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे वीडियो को, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, जो आज हमारे कर्नल निखिल दीवान जी ने कहा है कि पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सैनिक ओ सैनिक, सैनिक सीमा ये रखना, हम भीतर देश बचाएंगे, तो असम भाना सरहद की अपना नमक चुराएंगे, हम अपना नमक चुराएंगे। जय हिंद, जय भारत।